हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम के लिए मैं जो आपको संभावित एस्से और शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन जो करा रहा हूँ, उस कड़ी में हम लोग आज बिहार सरकार के कुछ महत्वपूर्ण योजना का दूसरा सीरीज करेंगे। इससे पहले हमने बिहार सरकार के कुछ महत्वपूर्ण योजना का पहला सीरीज करा दिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देख लेंगे। हम लोग आज जिन योजनाओं को देखेंगे उसे काफ़ी अच्छे से स्टेप बाय स्टेप देखने का प्रयास करेंगे। और यह जब आप योजना को काफ़ी अच्छे से कर लेंगे तो यह न सिर्फ आपके मेंस एग्ज़ाम के लिए उपयोगी होगा, बल्कि आने वाले समय में जब आप इंटरव्यू देंगे उसके लिए भी यह उपयोगी होगा। जब आपको किसी योजना से संबंधित सुझाव या इसके फ़ायदे या इसकी कमियां के बारे में जब सवाल पूछते हैं, तो इतना जब आप कर लेंगे तो आप उसका बखूबी अच्छे से जवाब दे पाएंगे। दोस्तों, बट वर्तमान में आप अभी इसे मेंस के दृष्टिकोण से ही देखें और समझें, और यह आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा मेरे दृष्टिकोण से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रथम योजना। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और टेलीग्राम के साथ आप जुड़ जाएं। तो आज जो हमारा दूसरी कड़ी में जो पहली योजना है, कृषि वानिकी योजना। अब देखिए, इसको हम लोग कैसे देखेंगे। देखिए, किसी भी योजना को पढ़ने का ना एक साइंटिफिक अप्रोच होता है। उस अप्रोच के हिसाब से ही जब पढ़ेंगे ना तो आप ना काफ़ी बेहतर तरीके से इसे लिख भी पाएंगे, बेहतर तरीके से समझ भी पाएंगे। तो इस मतलब जो साइंटिफिक अप्रोच है किसी योजना को पढ़ने का, वो क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले यह योजना क्या है, इस योजना की ज़रूरत क्यों पड़ी, इस योजना की फ़ायदे क्या हैं, इस योजना की कमियां या सीमाएं क्या है, या इस योजना को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, या आपका क्या सुझाव हो सकता है। इतने डायमेंशन में बांट कर हम इस योजना को देखने का प्रयास करेंगे। आप भी किसी भी योजना को पढ़ें तो इसी परिप्रेक्ष्य में पढ़ने का प्रयास करें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कृषि वानिकी योजना क्या है। देखिए, कृषि वानिकी क्या है। अब देखिए, इसमें क्या होता है ना कि खेती के साथ साथ पेड़ों की भी खेती करना, मतलब जिसमें कृषि और वानिकी, वानिकी मतलब पेड़ों की खेती एक साथ करना। इससे क्या होता है, इससे एक तो भूमि की उर्वरता भी बनी रहती है, जल का भी संरक्षण होता है और जैव विविधता को भी बढ़ावा मिलता है। और एक और फायदा होता है कि किसान वृक्षारोपण के माध्यम से अतिरिक्त आय भी प्राप्त करता है। और एक दूसरा फायदा कि पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने में भी यह योजना काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कहने का अर्थ है कि वह कृषि से तो आमदनी उठाते ही हैं, मतलब आमदनी होता ही है, वृक्षारोपण से भी उनको एक्स्ट्रा आमदनी होता है और पर्यावरण भी बेहतर बनता है। आप समझ गए कृषि वानिकी योजना। अब चलिए हम लोग इसको देखेंगे कैसे पढ़ना चाहिए, मतलब कैसे आपको समझने का प्रयास करना चाहिए। यदि इससे रिलेटेड आपको शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग भी आ जाए तो इसी को आधार बनाकर आप लिख सकते हैं। देखिए, यह योजना क्या है। अब देखिए, यह योजना किसानों को खेती के साथ साथ पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करती है। सरकार किसानों को पेड़ लगाने पर आर्थिक मदद देती है ताकि वे अपने ज़मीन का बेहतर उपयोग कर सकें। हमने यह योजना क्या है पहले ही समझा दिया है। अब सेकेंड पॉइंट हम लोग समझेंगे, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। अब देखिए, आखिर किसी योजना को ज़रूरत क्यों पड़ती है, तभी तो आता है, कहता है ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तभी उसके विषय में सोचते हैं और तभी उसका आविष्कार भी होता है। तो देखिए, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो देखिए, पहला पॉइंट आप बताएंगे, मिट्टी की गुणवत्ता और जल स्तर को बनाए रखने के लिए। अब देखिए कैसे यह मतलब बनाए रखती है मिट्टी की गुणवत्ता। अब देखिए, पेड़ों की जड़ें ना मिट्टी को पकड़ कर रखती है और उसकी उर्वरता को बनाए रखने में कहाँ काफ़ी ज़्यादा अहम अपना रोल निभाती है। सेकेंड पॉइंट, किसानों को अतिरिक्त आय का स्रोत देने के लिए। अब किसानों को अतिरिक्त आय का स्रोत कैसे होता है, क्योंकि खेती के साथ साथ आप देखेंगे जब वो वृक्षारोपण करते हैं तो उससे लकड़ी प्राप्त होती है, उनको फल प्राप्त होती है, चारा प्राप्त होती है, यदि औषधि पौधा लगाए हैं तो वो प्राप्त होती है। इन सब चीज़ों से आप देखेंगे कि उनको अतिरिक्त आय प्राप्त होता है, मतलब कृषि के अलावा, इसलिए ज़रूरत पड़ी। नेक्स्ट, पर्यावरण को हरा भरा और संतुलित मतलब बनाए रखने के लिए। अब देखिए, पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए क्यों, क्योंकि देखिए अधिक पेड़ लगाने से क्या होगा, आपका वायु शुद्ध होती है, कार्बन का अवशोषण ज़्यादा होता है, तापमान नियंत्रित रहता है। आप देखेंगे कि एक प्रकार से यह योजना सतत कृषि को भी बढ़ावा देती है और एक प्रकार से मतलब ना हरित क्रांति को भी सशक्त करने के लिए प्रयास करती है। और पर्यावरण को तो बहुत हद तक यह मतलब फ़ायदा पहुंचाती ही है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि अगर ओनली सिर्फ पर्यावरण को इससे क्या फ़ायदा है। तो देखिए,
सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आज की वैश्विक समस्या है ग्लोबल वार्मिंग, उस समस्या को काफ़ी हद तक दूर करने का भी प्रयास करेगा। अब देखिए जल जो स्तर उसका काफ़ी नीचे चला जा रहा है, तो भूजल स्तर भी संतुलित करता है और एक प्रकार से पेड़-पौधे, जीव-जंतुओं का एक प्रकार से प्राकृतिक आवास भी पैदा करता है और कहीं न कहीं मतलब कहने का मतलब पर्यावरण को एक प्रकार से संतुलित रखने में इसका अहम योगदान मतलब देने का ये काम करता है। अब देखिए क्या लिखेंगे, इस योजना के फ़ायदे। अब देखिए इसमें हम क्या बताएँगे? देखिए किसानों को पेड़ लगाने से क्या होता है? वित्तीय सहायता मिलती है। अब देखिए गवर्नमेंट ना इसके लिए उनको ना कुछ सहायता देने का मतलब काम करती है, जो मतलब पेड़ लगाते हैं। अब इससे उनको एक्स्ट्रा फ़ायदा हो जाता है। अब देखिए खेती के दूसरा पॉइंट, खेती के साथ-साथ लकड़ी, फल और अन्य उत्पादों से अतिरिक्त आमदनी होती है उनको। देखिए अब यह योजना जो गवर्नमेंट लाई है, तो किसानों के लिए कैसे फ़ायदा हो जाता है? मतलब एक पंथ दो कार। एक तो उनको कृषि से आमदनी मतलब जो उत्पादन करते हैं उससे हो जाता है। दूसरा जो ये मतलब लकड़ी मतलब जो पेड़-पौधे जो लगाते हैं, जो मतलब उपयोगी दृष्टिकोण से, तो उससे उनको एक्स्ट्रा आमदनी होती है। तो यह एक प्रकार से एक पंथ दो कार्य वाली स्थिति हो जाती है। अब देखिए थर्ड पॉइंट आप देखेंगे कि पर्यावरण को सुधार में मदद मिलती है इससे। अब देखिए कैसे? अब इस योजना को मतलब पर्यावरण को सुधारने में कैसे मदद करती है? मतलब कैसे फ़ायदे हैं? तो देखिए आप इसको ऐसे समझिए। देखिए एक तो पहले भूमि की उर्वरता को बनाने में अपना अहम योगदान देता है पेड़-पौधे। कैसे? क्योंकि पेड़ की पत्तियाँ जो होती हैं ना, जैविक खाद में तब्दील हो जाती है और जैविक खाद में तब्दील हो जाती है, तो हम जो बड़े पैमाने पर रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, उसकी कहीं न कहीं कमी होगी। अब देखिए दूसरा होगा कि कृषि उत्पादन में भी ज़्यादा मतलब वृद्धि होगी। अब एक इसका फ़ायदा ये हो जाएगा, जो पर्यावरण असंतुलन की स्थिति पैदा हुई है, वह संतुलित हो जाएगी। तो इस योजना के यह फ़ायदे हैं। अब देखिए इस योजना की ना कुछ सीमाएँ भी है। अब देखिए सीमाएँ क्या है? किसानों तक इस योजना की जानकारी कम पहुँचती है। अब देखिए बहुत सारे छोटे किसान और सीमांत किसान हैं ना, उनको इन जानकारी मतलब ऐसी जानकारी का ना अभाव होता है। चाहे जो पढ़े लिखे कम है ना, उनको यह जानकारी नहीं पहुँच पाती, जिससे क्या होता है उनको फ़ायदा नहीं ले पाते हैं। यह इसकी सीमा है। अब सेकंड क्या होता है, मतलब इसकी कमियाँ या सीमाएँ क्या हैं कि पेड़ों की देखभाल के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं मिलते। देखिए गवर्नमेंट भले ही मतलब सहायता तो करती है उनको, लेकिन पर्याप्त संसाधन नहीं मिलती है, जितना मतलब उनको मतलब सपोर्ट चाहिए। जैसे किसानों को मतलब सिंचाई के लिए या तकनीकी ज्ञान प्रशिक्षण की कमी होती है, उस तरीके से सरकार को मदद करना चाहिए और इकोनॉमिकल मतलब आर्थिक रूप से भी ज़्यादा मदद इनको मिलना चाहिए। तो कहने का अर्थ है कि इनको ज़्यादा मदद नहीं मिलता। यह 2 इसकी मुख्य सीमाएँ हैं, वैसे तो बहुत सारी होगी, लेकिन आपको 2-3 ही लिखना है एग्ज़ाम में। अब आपका सुझाव, मतलब इस योजना को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? तो या तो आप मतलब अपना सुझाव लिख कर देंगे या लिखेंगे कि इस योजना को और कैसे बेहतर बनाया जाए और उसके बाद फिर पॉइंट देंगे। अब देखिए कैसे, आप अपना सुझाव क्या देंगे? किसानों को जागरूक करने के लिए प्रचार-प्रसार किया जाए। देखिए देखिए किसान को जागरूक करने के लिए ना पंचायत स्तर पे ना मतलब एक प्रकार से प्रचार-प्रसार करने के लिए ना कुछ लोगों को टीम बना देने का प्रयास करना चाहिए। जिससे जो मतलब किसान कम जागरूक हैं, जो कम पढ़े-लिखे हैं, मतलब छोटे हैं किसान या सामंत टाइप के किसान हैं, उनको भी ना ये जानकारी बड़े पैमाने पर मतलब मिल पाए, जिससे वह इसका फ़ायदा ले सके। अब देखिए पेड़ों की देखभाल के लिए ना कहने का मतलब एक प्रशिक्षण प्रदान किया जाए कि कैसे पेड़ों को ना सही तरीके से मतलब उसको मतलब रखा जा सकता है। इसके लिए क्या होगा, किसानों को एक प्रकार से सरकारी स्तर पे वर्कशॉप, प्रशिक्षण शिविर आयोजित करके उनको प्रशिक्षित किया जाए। जिससे क्या होगा कि मतलब इनको पता चलेगा कैसे मतलब पेड़ों को सुरक्षित रखा जाता है। आप स्थानीय कृषि के अधिकारियों, वैज्ञानिकों द्वारा इनको फील्ड ट्रेनिंग देने का प्रयास करें, जिससे यह पेड़ों की उचित देखभाल की प्रणाली को जान पाएँ। अब देखिए सहायता राशि क्या होता है ना कि गवर्नमेंट की एक मतलब कार्यप्रणाली होती है कि कागज़ पे तो हो जाता है कि इससे इतना फ़ायदा मिलेगा, लेकिन समय पे उनको राशि नहीं मिल पाती और जब समय पे किसी को राशि नहीं मिलेगा तो आदमी क्या हो जाएगा, एक्टिव नहीं रहेगा उतना। तो राशि जो मतलब आप उपलब्ध करवाते हैं ना, उसको समय पर देने का काम किया जाए। हम लोगों ने फर्स्ट योजना को काफ़ी अच्छे से देख लिया। इतने डायमेंशन में बाँट कर इसको पढ़ेंगे। अब आपको लिखने के लिए आएगा तो इसी तरीके से आप भूमिका और बीच में पॉइंट और फ़ायदा, सीमा और निष्कर्ष के रूप में जो आप सुझाव देंगे या जो भी आपके मतलब सुझाव लगेगा कि नहीं यह बेहतर है, उसको दे देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए सेकंड योजना को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। अब देखिए इसको भी पढ़ने का हमारा तरीका वही होगा, जैसे हमने पहले योजना का एक
जो मतलब साइंटिफिक अप्रोच बताया था, उसी तरीके से इसे भी हमें देखेंगे। अब देखिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना क्या है, पहले इसको देखते हैं। देखिए यह बिहार सरकार का ना एक प्रकार से महत्वपूर्ण योजना है। इसमें क्या होता है, मतलब इसका उद्देश्य क्या है इस योजना के पीछे? तो देखिए इसका उद्देश्य है ना कि लड़कियों को शिक्षित करना, मतलब उनको शिक्षा मतलब के तौर पे मतलब बढ़ावा देना और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्तिकरण मतलब करके एक प्रकार से बेहतर बनाना। और इसके लिए यह योजना मतलब लाने का मतलब बिहार सरकार का जो गवर्नमेंट मतलब प्लान था, इसलिए ये योजना लाई। मतलब एक लाइन में अगर कहूँ तो लड़कियों को शिक्षित करके उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करना, इसलिए यह योजना को लाया गया। अब देखिए अब लिखेंगे कैसे, यह योजना क्या है? तो इस योजना के तहत राज्य सरकार की लड़कियों को पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता देती है ताकि वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके और आत्मनिर्भर बन सके। देखिए जब भी कोई स्किल ग्रहण करेगा या स्किल सीखेगा या शिक्षित होगा तो ऑटोमेटिक वो आत्मनिर्भर की तरफ मतलब बढ़ेगा। आप यह योजना क्या है समझ गए? अब देखिए इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? अब देखिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना लाने के पीछे आखिर ज़रूरत क्या थी? तो देखिए पहला आप पॉइंट बताएँगे कि लड़कियों की पढ़ाई में आर्थिक बाधाओं को दूर करने के लिए। अब देखिए एक्चुअली क्या होता है, एक तो आप ग्रामीण समाज में ज़्यादा ये समस्या है, आप देखेंगे कि लड़कियों को ना लड़कों के बराबर मतलब पढ़ाने के लिए लोग तैयार नहीं होते हैं। मान लीजिए कि लड़कियों को पढ़ने के लिए अगर बाहर लोग भेजते हैं दिल्ली या मतलब अलग स्टेट में जहाँ पे उनको अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, तो लड़कियों को नहीं भेजना चाहते हैं लोग। क्यों? क्योंकि या तो उनके पास उस तरीके के संसाधन नहीं होते या वैसा मतलब क्या बोलते हैं उनका माइंड जो है वो संकीर्ण होता है, या कहने का मतलब है कि बहुत सारे आप फैमिली में चले जाएँगे वो पढ़ाना भी नहीं चाहते हैं लड़कियों को। कहते हैं घर का काम करो, घर का काम सीखो। तो सरकार को इस योजना लाने के पीछे लड़कियों को आर्थिक जो बाधा आती थी ना जिसके कारण वह मतलब अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाती थी, उसको दूर करना, मतलब उसको दूर करना सरकार का प्रथम प्रयास था। सेकंड, बाल विवाह और लैंगिक भेदभाव को कम करने के लिए। अब देखिए कम उम्र में शादी रोकना सरकार का ना प्रथम प्राथमिकता है। इससे क्या होगा, जब कम उम्र में शादी नहीं होगा तो इसकी एक और फ़ायदा है, जनसंख्या भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। अब जनसंख्या देखिए यह एक प्रकार का ना एक छिपा हुआ फ़ायदा है। लोग क्या गाँव में करते हैं 14-16 साल में शादी कर देते हैं लोगों की, और इससे क्या होता है कहीं न कहीं एक प्रकार से समाज में ना अशिक्षा का ही एक प्रकार से संदेश जाता है। तो जब बाल विवाह और लैंगिक भेदभाव को कम करने के लिए सरकार क्या करेगी? उसको कोई एक ऐसी योजना लाने की ज़रूरत थी जिससे लोग आर्थिक रूप से सशक्त हों और शिक्षित हो जाएँ। इसलिए इस योजना की मतलब सरकार को मतलब ज़रूरत पड़ी मतलब लाने के लिए। अब देखिए नेक्स्ट, महिलाओं को शिक्षित और सशक्त बनाने के लिए। अब देखिए क्या होगा, जब महिलाएँ शिक्षित होगी, रोज़गार उनको मिलेगा, तो उनको अवसर मतलब कहने का मतलब है सशक्त होंगे, और सब सशक्त होंगे तो क्या होगा, एक प्रकार से वो अपने पूरे परिवार को, समाज को सशक्त करने में अपना अहम योगदान देगी। तो इन तमाम कारणों को मतलब एक प्रकार से करने के लिए, चाहे इनकी उपयोगिता को लाभ उठाने के लिए इस योजना की ज़रूरत पड़ी। अब देखिए इसका फ़ायदा क्या है, इस योजना का फ़ायदा क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। अब देखिए इस योजना में स्नातक पास करने वाली लड़कियों को 50,000 तक की आर्थिक सहायता मिलती है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इससे लड़कियों की शिक्षा दर बढ़ती है। अब तीसरा पॉइंट होगा, समाज में महिलाओं की स्थिति मजबूत होती है। अब देखिए ऐसे ऐसे समझिए, जब आर्थिक सहायता जब मिलेगा इनको तो यह उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर होंगे, और जब यह उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर होंगे तो महिला लड़कियों की शादी की उम्र जो पहले बचपन में हो जाती थी अब नहीं होगी, क्योंकि शादी की उम्र बढ़ेगा। और जब यह उच्च शिक्षा ग्रहण करेंगे तो आत्मनिर्भर होंगे, और जब आत्मनिर्भर बढ़ेंगे तो कहीं न कहीं खुद को सशक्तिकरण की राह पर ले जाएँगे। और एक महिला जब सशक्त होती है तो अपने माध्यम से पूरे परिवार को सशक्त करने का प्रयास करती है, और महिलाओं में साक्षरता दर भी बड़े पैमाने पर बढ़ेगी। और इसका एक और ज़्यादा बेहद फ़ायदा है कि समाज में बड़े पैमाने पर जागरूकता का मतलब उद्भव होगा। इस योजना का यह फ़ायदा है। अब देखिए इस योजना की कमियाँ या सीमाएँ क्या हैं? पहला पॉइंट, कई लड़कियों को आवेदन प्रक्रिया की जानकारी नहीं होती। देखिएगा बहुत सारे मतलब जो गाँव में आप ख़ास करके ग्रामीण समाज में आप जाएँगे तो बहुत सारे लोगों को ना ये भी जानकारी नहीं होता है कि यह योजना है तो इसको कैसे हम आवेदन करें? तो यह इसकी एक सीमा है। अब देखिए दूसरी सीमा क्या है कि सहायता राशि मिलने में देर हो जाती है। मतलब सरकार की क्रिया प्रणाली ना लेट लतीफ़ी चलती है। तो भले ही यह लगता है कि जैसे ही आप ग्रेजुएशन पास करेंगे आपको पैसा मिल जाएगा, उसके लिए भी बहुत समस्याओं को सामना करना पड़ता है, तब जाके उनको पैसा हाथ में आता है। तो ये 2 ना एक प्रकार की इसकी सीमाएँ हैं। अब देखिए सुझाव आप क्या देना चाहेंगे? मतलब इस योजना को और कैसे मतलब बेहतर बनाया जाए?
तो सबसे पहले ना बनाएं कि योजना की जानकारी स्कूल कॉलेजों में प्रचारित की जाए। मतलब बड़े पैमाने पर गाँव में जाकर कहीं भी छोटे छोटे स्कूलों में मतलब इस योजना के बारे में ना जानकारी देने का प्रयास किया जाए। कुछ लोगों को मतलब इसके प्रति ना उनको रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए कि आपकी मतलब यह मतलब उनको यह दे दीजिए कि आप लोगों को काफ़ी हद तक जानकारी पहुंचाने का प्रयास करें। तब जाके मतलब लोग इसका फ़ायदा ज़्यादा उठा पाएंगे। सेकेंड, आवेदन प्रक्रिया को ना सरल बनाया जाए। अब देखिए आवेदन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि किसी को भी आवेदन करने में एक प्रकार से कठिनाई नहीं होगी। और नहीं तो जो मतलब आवेदन करने की प्रक्रिया है उसके बारे में आम लोगों को बताया जाए जिससे उनको आवेदन करने में कठिनाई नहीं हो। नेक्स्ट, समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। कहने का मतलब है कि जो पैसा उनको मिलता है उनको समय पर दिया जाए और इसको ना एक बना दिया जाए कि स्वचालित भुगतान प्रणाली, मतलब अपने आप उनके अकाउंट में पैसा आ जाए समय पर। मतलब इसका निगरानी भी रखा जाए कि आखिर स्टूडेंट को पैसा गया कि नहीं गया। बैंक खातों को आधार से जोड़कर सीधे ट्रांसफ़र की व्यवस्था हो। वैसे आजकल आधार खाता से जुड़कर ही पैसा ट्रांसफ़र होती है। तो ये आप सुझाव अपना दे सकते हैं इस योजना को बेहतर बनाने के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट योजना को देखने का प्रयास करेंगे, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। अब देखिए यह क्या है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे ये है क्या। अब देखिए यह योजना ना जो गरीब महिलाएं हैं, बेसहारा हैं, जो विधवा हैं, उनको ना एक प्रकार से आर्थिक सहायता देने के लिए इस योजना को लाया गया। अब इससे क्या होगा कि उनको इस योजना से प्रत्येक माह जो पैसा मिलेगा मतलब पेंशन के रूप में, उससे कहीं न कहीं अपना उपयोग करके वह एक प्रकार से सम्मानपूर्ण जीवन जीने लायक हो जाएँगी। इसलिए इस योजना को मतलब लाया गया। आप देखिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, यह योजना क्या है? तो लिखेंगे आप, यह इस योजना के तहत सरकार उन विधवा महिलाओं को हर महीने पेंशन देती है जो गरीबी रेखा से नीचे अर्थात बीपीएल से नीचे आती है ना? उसके बाद अब देखिए अब इस योजना की ज़रूरत क्यों पड़ी? वही मतलब जो आपका तरीका पढ़ने का होना चाहिए, क्या है, क्यों पड़ी, क्या फ़ायदे, क्या कमियाँ, क्या सुझाव, ऐसे ही। तो देखिए इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? पहले हम लोग देख लेते हैं। गरीब विधवा महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए। अब देखिए जो गरीब विधवा महिला होती है ना उनके पास ना पैसे की बहुत अभाव होती है और अपनी जीवन कितनी मजबूरी में मतलब बिताती है, जब आप उनकी यथार्थ स्तर पर जब देखेंगे तब पता चलेगा कि उनकी स्थिति क्या मतलब कैसी होती है। तो इनकी स्थिति मतलब आत्मनिर्भर के स्तर तक पहुँचे इसके लिए। सेकंड, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और जीवन यापन में मदद करने के लिए। अब देखिए ज़रूरतमंद महिलाओं को जब आप समय पर मदद करेंगे तो आत्मनिर्भर बनेगी, नहीं तो क्या होगा उनके सामने बहुत सारी समस्याएं पैदा होगी। और एक जो काफ़ी मतलब महिलाओं करके खास करके महिलाओं के लिए जो काफ़ी बेहद गरीब हैं चाहे मतलब विधवा हैं, उस तरीके की महिलाओं को ना मतलब अगर बाहर जाकर काम खोजने में भी मतलब मुश्किल होती है। कारण एक तो उनके पास अगर स्किल नहीं है तो काम और ज़्यादा नहीं मिलेगा और जब उनके पास अगर कुशलता नहीं है किसी काम करने के लिए तो कैसे अपने जीवन यापन करेगी। तो इन तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए और उनको एक प्रकार से थोड़ा बहुत आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए इस योजना को लाने के लिए सरकार की ज़रूरत पड़ी। नेक्स्ट, महिलाओं को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर देने के लिए। अब देखिए कैसे, अब आर्थिक सहायता जब मिलेगी तो महिलाएं क्या होगी, दूसरे पर निर्भर नहीं रहेगी। और जब देखिए दूसरे पर निर्भर आप रहेंगे ना तो बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें होती हैं ना जो व्यक्ति दूसरे को नहीं बता पाता। और जब इनको सहायता मिलेगा तो क्या करेगी, अपनी जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं जो बहुत ही बुनियादी उस वो इनको ना पूरा हो जाएगी। और इससे समाज में क्या होगा, विधवा महिलाओं के प्रति ना मतलब एक प्रकार से संवेदनशीलता मतलब बढ़ती है आम लोगों के बीच और एक प्रकार से यह सम्मानपूर्व जीना क्या बोलते हैं सम्मानपूर्वक जीवन जी सकती हैं। इन तमाम बिंदुओं के लिए इस योजना को लाने की ज़रूरत पड़ी। अब देखिए अब इस योजना की फ़ायदे क्या हैं इस दृष्टिकोण से हम लोग देखेंगे। तो देखिए पहला पॉइंट देखिए क्या बताएंगे आप, ज़रूरतमंद महिलाओं को 400 से 500 रुपये पेंशन मिलती है। अब देखिए 400-500 रुपये आज के डेट में तो बहुत कम है, लेकिन जहाँ ना के जगह पे हाँ ठीक ही है, उससे उनकी बेसिक्स थोड़ी बहुत तो मतलब मदद मिल ही जाती है। यह फ़ायदा इनकी पहला होती है। इससे विधवा महिलाओं को आर्थिक संबल मिलता है, भले ही थोड़ा पैसा है लेकिन इनको जब समय पे हर महीने कुछ ही पैसा मिलता है तो इससे अपना जीवन में ना एक प्रकार से ना अच्छा महसूस करती है। अगर इनको थोड़ी बहुत दवाइयाँ या कोई चिकित्सा से रिलेटेड या कोई इनका खर्च करने के लिए ये पैसा भी इनके लिए एक प्रकार से ना थोड़ा बहुत पर्याप्त होता है, तो उनको ना इकोनॉमिकली मतलब आत्मनिर्भरता मतलब आत्मनिर्भर अपने को महसूस करती हैं। सेकेंड मतलब थर्ड, ये अपनी मूलभूत ज़रूरतों को पूरा कर सकती है। देखिए सरकार
कि इस योजना को लाने के पीछे मुख्य उद्देश्य यही था कि जो इस तरीके के महिलाएं हैं ना, अपनी बेसिक ज़रूरत को ना कुछ हद तक पूरा कर ले। अब देखिए, नेक्स्ट, इस योजना की कमियां या सीमाएं क्या हैं? देखिए, पहला देखिए क्या है, पेंशन की राशि बहुत कम है। अब देखिए, आज के युग में महंगाई इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आप जाएंगे सब्जी लाने तो मतलब 40 रुपये 50 रुपये जहाँ केजी सब्जी मिलती है, तो वहाँ 400 500 रुपये का कोई वैल्यू है क्या? तो यह इसकी ना एक बहुत बड़ी सीमा है। कम से कम इसको ना 1000 रुपये होना चाहिए था। समझ रहे हैं ना आप? कम से कम, इससे कम पे तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। आप मार्केट में 500 रुपये लेकर जाते हैं सब्जी लाने, तो आपका घट जाता है। तो एक महिला महीने भर इतने पैसे से कैसे अपना मतलब जीवन चला सकती है? तो यह इसकी ना एक बहुत बड़ी सीमा है। अब देखिए, कई बार सेकंड सीमा, कई बार लाभार्थियों को पैसा मिलने में देरी होती है। देखिए, एक तो उनको जानकारी का अभाव नहीं होता, और दूसरी ना जो सरकारी तंत्र प्रणाली है ना, मतलब एक प्रकार से ना आप देखेंगे, भले ही भ्रष्टाचार आप कहेंगे कम हो गया है, लेकिन आज भी ना भ्रष्टाचार में ना बहुत हद तक डूबे हैं। और इनको ना इन जो जिनको मिलना चाहिए मदद, उनको समय पे नहीं मिल पाता, जिससे ना ये अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाती। यह इसकी सेकंड सीमा है। अब देखिएगा, बहुत लोग ऑफिसर बन के जाते हैं, कहते हैं कि मैं समाज को बदलने का काम करूँगा, लेकिन जाते हैं और फिर वैसे ही वो भी बन जाते हैं। नेक्स्ट, सभी पात्र महिलाओं तक योजना पहुंच नहीं पाती। यही मतलब जो जिनको योजना को क्रियान्वयन करने की मतलब जिम्मेदारी है, जिनको मतलब देखने की समझने की ये सही लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है, वे सही तरीके से इसको नहीं कर पाते हैं। और सही तरीके से जब नहीं कर पाते, तो जिनको मिलना चाहिए उनको यह नहीं मिल पाता। तो यह इस योजना का ना एक कमी है, अर्थात सीमाएं हैं। अब देखिए, आप सुझाव क्या देंगे? अब देखिए, सुझाव क्या देंगे कि पेंशन राशि को बढ़ाया जाए। अब देखिए, पेंशन राशि को आज महंगाई के समय में मतलब इस पेंशन योजना को बढ़ाने की ना काफ़ी ज़्यादा जो मतलब ज़रूरत है। और नेक्स्ट सुझाव देंगे, योजना का सही क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। अब कैसे करेंगे सही मतलब इसका? देखिए, योजना की निगरानी के लिए ना एक प्रकार से एक टीम बनानी चाहिए। आप ऑनलाइन पोर्टल विकसित करिए, जिसमें महिलाएं ना आवेदन की मतलब स्थिति देख सके, अपनी स्थिति। और इसमें एक प्रकार से ब्लॉक में आप चले जाएंगे ना, बहुत सारे कुछ ऐसे काम होती हैं, एक पर्सनली इसी योजना के तहत नहीं, किसी भी योजना के तहत, वहाँ पे ना एक से एक ब्रोकर बिचौलिया घूमते रहेंगे, आपको कहेंगे ऐसे करा दूंगा वैसे करा दूंगा, और आपको पैसे भी ले लेते हैं और काम भी नहीं कराते हैं। तो एक सही क्रियान्वयन कैसे होगा? बिचौलिए की भूमिका को खत्म करके सीधे जिनको पैसा मिलना चाहिए ना, उनको ट्रांसफर किया जाए। और नेक्स्ट, सभी जरूरतमंद महिलाओं तक योजना पहुंचाने के लिए पंचायत स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। देखिए, जब बड़े पैमाने पर जब गांव-गांव जाकर जो मतलब इसकी मतलब प्रचार प्रसार किया जाएगा, आम जो महिलाएँ हैं, जिनको मतलब उतनी समझ नहीं है, जब उनको इस चीज़ की जानकारी पहुँचेगी, अर्थात उनको जानकारी देने का मतलब काम करेंगे, तो कहीं न कहीं वह इसका फ़ायदा उठाने में सक्षम होगी। दोस्तों, अब हम लोग इसको कर लिए, अब नेक्स्ट योजना को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, मतलब अभी के समय में मतलब ना एक मतलब बेहतरीन योजना है, मतलब वैसे विद्यार्थियों के लिए जो मतलब काफ़ी अभाव में मतलब तैयारी करते हैं। तो देखिए, यह योजना क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। यह योजना उन छात्रों के लिए बनाई गई है जो यूपीएससी और बीपीएससी जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। सरकार इन्हें आर्थिक सहायता देती है ताकि वे अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सके। अब यहाँ ये मत समझिए कि सिर्फ प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करेंगे तो मिलेगा आपको, नहीं। सिविल सेवा मतलब यूपीएससी और बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा अर्थात पीटी पास करने वाले अभ्यर्थियों को ही यह आर्थिक सहायता मिलती है। इसका उद्देश्य क्या होता है कि युवाओं को प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए और उनको सशक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना, इसलिए योजना को मतलब बनाया गया है। अब आप समझ गए कि यह योजना क्या है। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, हम लोग इस संदर्भ में अब देखेंगे। अब देखिए, पहला पॉइंट, बिहार के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद करने के लिए। नेक्स्ट, आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्रों को कोचिंग और किताबों को खर्च में सहायता देने के लिए। अब इसको आप ऐसे समझिए, गरीब और जो मध्य वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, महंगा कोचिंग का खर्च नहीं उठा सकते, इसलिए उनको मदद की ज़रूरत होती है। जो योग्य अभ्यर्थी हैं, वो पैसे के अभाव में ना प्रशासनिक सेवा की अच्छे ढंग से तैयारी नहीं कर पाते, उनकी मदद करने के लिए ज़रूरत पड़ी। आप देखेंगे बिहार के छात्रों को ना जो काफ़ी ज़्यादा योग्य तो हैं, बट पैसे की अभाव है, तो उनको बेहतर अवसर देने के लिए और उनकी सफलता दर बढ़ाने के लिए इस योजना की ज़रूरत पड़ी। अब नेक्स्ट, इस योजना के फ़ायदे क्या हैं, इस दृष्टिकोण से हम देखेंगे। तो देखिए, पहला फायदा, यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर 1 लाख रुपये और बीपीएससी की परीक्षा पास करने पर 5,000 की आर्थिक सहायता मिलती है। देखिए, इसका एक साइकोलॉजिकल भी लाभ है कि जब व्यक्ति को
पीटी पास करने के बाद पैसा मिलता है ना, तो उसका जो मतलब मोटिवेशन जो होता है ना, इंटरनल मोटिवेशन काफ़ी हाई लेवल तक पहुंच जाता है और उसको लगता है ना कि ना मुझे करना चाहिए, है ना। एक सबसे इसका छिपा हुआ मतलब फ़ायदा यही है। अब देखिए नेक्स्ट, इससे गरीब और प्रतिभाशाली छात्रों को मदद मिलती है। अब इसको थोड़ा विस्तार से आप समझिए। देखिए आर्थिक सहायता जब मिल जाता है विद्यार्थियों को, तो उनको तैयारी करने में ना काफ़ी हद तक मन भी लगता है और घर वाले भी उनको प्रेशराइज नहीं करते हैं, क्योंकि अपने पैसा से तैयारी कर रहे हैं। तो घर वाले भी उनको ना मतलब वो मोटिवेट करते हैं, ठीक है तुम अपने पैसे से तैयारी कर रहे हो तो करो, अगर जिनके पास पैसा नहीं भी है तो। अब इससे क्या होता है कि योग्य छात्र जो है ना, अगर वो पीटी पास कर लिए तो उनको मेंस इंटरव्यू की मतलब परीक्षा तैयारी करने के लिए और उनको अपना सौंपा क्या बोलते हैं सपना पूरा करने के लिए भरपूर मौका मिलता है। और इन तमाम बिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो इनको बहुत बड़े पैमाने पर इस तरीके से फायदा होता है। अब देखिए इस योजना की सीमाएं क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए पहली सीमा है, योजना की जानकारी सभी जरूरतमंद छात्रों तक नहीं पहुंचती। देखिए भले ही शहरों में जो रह रहे हैं उनको तो जानकारी हो जाती है, लेकिन आज भी ऐसे ऐसे गांव हैं बिहार में जहां तक जानकारी लोगों को नहीं पहुंच पाती और उसका वो फायदा नहीं उठा पाते। यह इसकी एक प्रथम सीमा है। दूसरी, कई बार सहायता राशि मिलने में देर हो जाती है। अब देखिएगा कि लोग फॉर्म भर दूर देते हैं एकदम काफ़ी अच्छे से और वो पैसा का इंतजार करते रहते हैं, बट जल्दी पैसा आता ही नहीं। बहुत लोग पूछते भी हैं कि पैसा कितने दिन में आएगा, फॉर्म भरने के बाद मतलब कितना टाइम लगता है। तो राशि मिलने में ना काफ़ी हद तक देर हो जाती है। तीसरा इसकी सीमा है, परीक्षा पास करने के बाद सहायता दी जाती है, जिससे कई छात्रों को पहले की पढ़ाई में कठिनाई होती है। देखिए सबसे बड़ा और सबसे मतलब एक प्रकार से बड़ी समस्या है कि जब व्यक्ति परीक्षा पास करेगा तब मिलेगा, लेकिन समस्या तो पहले आती है। तो यह इसकी एक बड़ी सीमा है। अब हम सुझाव में समझने का प्रयास करेंगे कि पैसा कब मिलना चाहिए, चाहे क्या होना चाहिए। यहाँ सिर्फ हम सीमाओं को देख लिए, तो चलिए सुझाव में देखें, मतलब इस योजना को बेहतर बनाने के लिए और क्या किया जाना चाहिए। तो देखिए योजना का प्रचार प्रसार कॉलेजों, कोचिंगों, संस्थानों में किया जाए, मतलब सब जगह प्रचार करने का प्रयास किया जाए, जिससे जो बेचारे मतलब इससे वंचित रह जाते हैं वह भी इसका फायदा ले पाएँ। नेक्स्ट, आर्थिक सहायता परीक्षा से पहले दी जाए ताकि छात्र बेहतर तैयारी कर सके। देखिए बहुत बड़ी विडंबना है ना कि आप जब पास करते हैं तब गवर्नमेंट पैसा देती है, बट गवर्नमेंट के साथ भी एक परेशानी यह है कि अगर परीक्षा के पहले देगी तो लोग 6-6 लाख 10-10 लाख वो पैसा लेने के लिए लोग मतलब 50 लाख लोग फॉर्म भरेंगे, तो इतने लोगों को कहाँ से पैसा देगी। लेकिन प्रयास ऐसा होना चाहिए कि मतलब कुछ छात्रों को जो मतलब एक ऐसा मतलब कुछ प्रणाली तंत्र विकसित किया जाए जो थोड़ा सा योग्य हो, तो उनको परीक्षा के पहले दिया जाए। देखिए इससे क्या होगा ना कि जब पहले उनको आर्थिक सहायता मिल जाएगी तो उनको कोचिंग, किताब, टेस्ट सीरीज एक प्रकार से सही समय पे उपयोग कर पाएंगे। और जो आर्थिक रूप से कमजोर छात्र हैं, जिनको मतलब पैसे के अभाव में थोड़ा भी तैयारी नहीं कर पाते, उनको तैयारी करने में मतलब इससे ज़्यादा बहुत फायदा होगा और एक प्रकार से उनमें ना आत्मविश्वास भी आएगा। मतलब यह आप सुझाव दे सकते हैं। दोस्तों हमने इन महत्वपूर्ण योजनाओं को काफ़ी बेहतर तरीके से साइंटिफिक अप्रोच में देखने का प्रयास किया। आप योजना को ऐसे ही पढ़ने का प्रयास करिएगा और इससे रिलेटेड या तो शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए या लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, इन तमाम बिंदुओं को उपयोग करके आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। अब मैं और योजना का कुछ कर ही लाऊंगा और उसके बाद भारत सरकार की भी कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं को इसी तरीके से कराने के आपको प्रयास करूंगा। दोस्तों आप हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें और आपको वीडियो देखने के लिए मेरी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कमेंट और लाइक ज़रूर करें, जिससे हमें पता चले कि आपको कैसा यह वीडियो लगता है।